रामपुर नाम का छोटा सा गांव। उस शाम बादल गरज रहे थे। हवा मिट्टी की खुशबू के साथ अजीब सी चेतावनी ला रही थी। गांव वाले जल्दी जल्दी घरों की ओर भागे। चौपाल खाली हो गई और तभी अचानक लोहे की पुरानी घंटी गूंज उठी 3 बार। सब जानते थे इसका मतलब सिर्फ एक था, दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि अंधेरे के साथ मसान टोला भी जाग जाता है। थोड़ी ही दूर वहां चौपाल पर 4 दोस्त राघव, मंगल, भीमा और राकेश अभी भी वहीं बैठे थे। रामदीन काका तभी वहां आ जाते हैं। वो उन लोगों को देखकर बोलते हैं, तुम चारों अब तक यहीं बैठे हो? बाकी गांव वाले सब घर जा चुके हैं। कितनी बार समझाया है, अंधेरा और बारिश का संगम ये समय खेलने कूदने का नहीं है। जाओ, घर जाओ तुरंत। बाबा, हम तो बस बातें कर रहे थे, लेकिन ये मसान टोला की बात, ये आखिर है क्या? सिर्फ अंधेरा और बारिश ही तो है, इसमें ऐसा डर कैसा? राघव, तुम्हें सच जानने की लालसा है, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जानना ही खतरनाक होता है। कहा जाता है जब ये घंटी बजती है तो सिर्फ इंसान ही नहीं, कोई और भी सुन रहा होता है। मसान टोला से आवाजें उठती हैं, वो आवाजें जिन्हें सुनने वाला कभी वापस वैसा नहीं रहता। अरे बाबा, आपने भी तो अपनी जवानी में ऐसे किस्से सुने होंगे। किस्से कहानियां हैं लोगों को डराकर घर भेजने का तरीका, वरना मसान टोला यहाँ हमारे बीच क्यों नहीं आता? मंगल सही कह रहा है। अगर कुछ होता भी है तो हम चारों साथ हैं। डर जैसी चीज हमारे लिए बनी ही नहीं। नहीं भीमा, तुम्हें तो डर नहीं लगता, लेकिन मुझे ये चौपाल अब खाली खाली सा लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तक बच्चे हंस रहे थे, औरतें बातें कर रही थी, और अब सन्नाटा। ये सन्नाटा अच्छा नहीं है। चलो घर चलते हैं। राकेश सही कह रहा है। देखो बच्चों, गांव का नियम है, जैसे ही बारिश और अंधेरा एक साथ आते हैं, हर कोई अपने घर चला जाता है। ये नियम हमने शौक से नहीं बनाया, खून और हादसों ने हमें सिखाया है। तुम्हें लगता है ये मजाक है? तो सुनो, जो इस नियम को तोड़ता है वो फिर कभी सुबह का उजाला नहीं देखता। बुजुर्ग की चेतावनी सुनकर चारों दोस्त भी धीरे धीरे उठे और घर की ओर बढ़ने लगे। बारिश अब शुरू हो गई थी। हवा सीटी बजाती हुई पेड़ों के बीच से निकल रही थी। गांव के पुराने कुएं की दिशा से अजीब सी घर घर जैसी आवाज आई। ये आवाज सुना तुम लोगों ने? शायद हवा होगी राकेश, तू तो हर चीज से डरने लगता है। नहीं, ये हवा की आवाज नहीं है। ये तो कुएं से आ रही है। चलो, जल्दी चलो यहां से। कुएं से आवाज? बाबा, इसमें डरने की क्या बात है? कुएं से तो सिर्फ पानी निकलता है, आवाजें नहीं। इतना कहते ही कुएं की ओर से धुंध उठने लगी। बरसात की रात में अचानक वो धुंध और गहरी दिखने लगी, और उसी धुंध में किसी इंसान जैसी परछाई झलकने लगी। वो परछाई किसकी है? हमें घंटी बजते ही घर चले जाना चाहिए। मसान का टोला जाग चुका है, भागो यहाँ से। चारों दोस्त और बुजुर्ग तेजी से चौपाल से निकलकर अपने अपने घरों की ओर चलने लगे। पीछे कुएं से आती आवाज अब भी उनका पीछा कर रही थी। सुबह होते ही गांव में कुएं की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। लोग कहते थे कुएं का पानी अब अपवित्र हो गया है। चारों दोस्त फिर मिले, इस बार चौपाल पर नहीं, बल्कि राघव के घर के पीछे वाले हिस्से में। कल रात जो देखा, मैं अब भी याद करके कांप रहा हूं। वो परछाई, वो आवाज। अगर ये मसान टोला है तो हमें इससे दूर रहना चाहिए। हाँ, पर मानना पड़ेगा, कल की रात पहली बार मैं भी डर गया था। वरना मैं तो हमेशा कहता था कि ये सब ढोंग है, लेकिन वो परछाई सच थी। मैं नहीं मानता। कुएं से कोई परछाई उठे, ये कैसे हो सकता है? ये जरूर किसी की चाल होगी। कोई हमें डराकर गांव से भगाना चाहता है।
तुम सबकी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर हम ये मान लेंगे कि ये अंधविश्वास है और घरों में छिपकर बैठ जाएंगे तो कभी सच्चाई सामने नहीं आएगी। पागल हो गया है तू? कल की रात तूने भी वही देखा था जो हमने देखा। अब भी तू कह रहा है वहां चलें? मैं तो नहीं आऊंगा। मैं आऊंगा। अगर ये कोई चाल है तो इसे तोड़ना होगा, और अगर सच में मसान टोला है तो मैं देखना चाहता हूं कि वो कितनी ताकतवर चीज है। राघव, तू तो हमेशा मुसीबत ढूंढता है, पर ठीक है, मैं भी चलूंगा। कम से कम बाद में ये मत कहना कि तुझे अकेला छोड़ दिया। चारों दोस्त उसी रात रहस्यमयी टोले की तलाश की ओर बढ़ रहे थे। वो चलते चलते पहाड़ के पास पहुंच गए। तभी उनको एक ऐसी चीज दिखी जिनको देखकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उनको पहाड़ी के नीचे कुछ परछाइयां नाचते हुए दिखीं। अरे देखो, वहां झोपड़ियां हैं और लोग सब नाच रहे हैं। ये कोई आम बात नहीं है राघव, मगर ये कौन लोग हैं और इतनी देर रात को यहाँ झोपड़ियाँ कब से खड़ी हो गई? ये सब वही है जिसके बारे में बुजुर्ग कहते थे, मसान टोला। पर मैं मानता नहीं, ये सब धोखा है, आंखों का भ्रम। नहीं भीमा, ये भ्रम नहीं है। ये जगह शायद कभी सच में आबाद थी। ये लोग कभी असली होंगे और अब ये सब परछाइयां बन गए हैं। बस करो, अब घर लौट चलते हैं। मुझे नहीं देखना ये सब। ये इंसानी दुनिया नहीं है, ये सब मौत का खेल है। राकेश, अगर तू डरते डरते हर बार भागेगा तो फिर सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। और वैसे भी अभी जो देखा, क्या वो सपना था? नहीं, हम सब ने देखा। तो अब जवाब भी हमें ही ढूंढना होगा। सही कह रहा है मंगल। अगर ये सब किसी अदृश्य छाया का खेल है तो अब हमें सामने जाकर ही देखना होगा। बारिश शुरू हो गई। चारों ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस जगह की ओर कदम बढ़ाए जहां वो टोला दिखा था। बारिश की बूंदें अब तेज हो गई थीं। चारों दोस्त पगडंडी पर चल ही रहे थे कि अचानक घंटा बजने की आवाज गूंजी। वो उस आवाज का पीछा करके उस झोपड़ी के पास आ जाते हैं। भीमा आगे आकर गुस्से से बोलता है, कौन है वहां? सामने आओ। ये सब चालबाजी है तो बंद करो। नहीं भीमा, मत चिल्ला। ये इंसानी काम नहीं है। ये झोपड़ी, ये तो सालों से बंद है। वो सभी झोपड़ी के अंदर जाते हैं। ये खिलौने इतने पुराने, जैसे कोई बच्चा इन्हें छोड़कर अचानक गायब हो गया हो। गुड़िया भी टूटी, चारपाई भी टूटी। ये जगह तो जैसे किसी ने छोड़ ही दी हो। लेकिन फिर घंटी कौन बजा रहा है? नहीं, ये खेल नहीं है। ये खिलौने, ये टूटी चारपाई, ये सब किसी कहानी की गवाही दे रही हैं। यहाँ कुछ हुआ था और वही हमें खींच रहा है। वो वहां से बाहर निकलते ही चारों दोस्तों के दिलों की धड़कनें अभी भी तेज थीं। हल्की हल्की बारिश और हवा की ठंडी सरसराहट में वो चुपचाप कदम बढ़ा रहे थे। तभी अचानक रास्ते के किनारे एक जर्जर लकड़ी का बोर्ड दिखा। आओ आओ मुसाफिरों, तुम्हारा स्वागत है। ये किसने लिखा होगा? इस सुनसान रास्ते पर ऐसी बातें कोई मजाक में नहीं लिखता। ये तो जैसे हमें बुला रहा है। अरे छोड़ न राघव, कोई पागल बच्चा रहा होगा गांव का, डराने के लिए लिख दिया होगा। लेकिन थोड़ा रुक कर, पर ये स्वागत वाला लहजा कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? मजाक हो या हकीकत, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। ये लिखावट ऐसे लग रही है जैसे किसी ने जल्दी जल्दी हाथ कांपते हुए लिखी हो। मुझे लग रहा है ये लिखा ही हमारे लिए गया है। जैसे कोई जानता हो कि आज रात हम यहाँ से गुजरेंगे। कहीं कोई देख तो नहीं रहा हमें? डरने से सच बदल नहीं जाएगा राकेश। ये जो भी है, हमें आगे बढ़कर देखना ही होगा।
अगर हम यहीं रुक गए तो शायद कभी ये राज नहीं खुल पाएगा। तो चलो, अगर ये चुनौती है तो मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। लेकिन याद रखना, अगर कुछ हुआ तो मैं अकेले ही लड़ूंगा। तुम सब बस छुप मत जाना। लकड़ी के बोर्ड को पीछे छोड़ते ही चारों दोस्त धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। हल्की हल्की बारिश और बिजली की चमक से अंधेरा और भी भयावह लगने लगा। राकेश, राकेश मेरे पास आओ। तुम वहां उनके साथ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ राकेश। राकेश को किसी के बुलाने की आवाज आती है। उसे वही परछाई दिखाई देती है। एकदम से वो चीख मारता है। बाकी के दोस्त पीछे मुड़कर देखते हैं तो राकेश बेहोश पड़ा था। जैसे ही वो उसके पास जाने लगते हैं, राकेश वहां से गायब हो जाता है। नहीं, ये नामुमकिन है। अभी तो राकेश यहीं था, उसने चीख मारी थी, फिर ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकता है? वो हमारा दोस्त है तो हमें उसे छोड़ने का हक नहीं है। चाहे भूत हो चाहे मसान, मैं वापस लाऊंगा उसे। सही कहा भीमा, हम सब मिलकर उसे वापस लाएंगे। डरने से कुछ नहीं होगा। बीच वापस लौटना अब नामुमकिन लग रहा था। वो आगे बढ़ते रहे। कुछ ही दूर चलते ही अचानक रास्ते के बीचों बीच एक टूटी फूटी पुरानी दीवार खड़ी मिली। दीवार पर कुछ लिखा था, मसान टोले को हराने का तरीका। ये देख रहे हो? ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये तो जैसे सीधा हमें बताने के लिए लिखा गया है कि राकेश को बचाना हो तो ये करना ही होगा। हड्डियों का पिंजर, मतलब किसी की लाश, किसी का ढांचा यहाँ कहीं दबा होगा शायद। लेकिन सवाल ये है कि ये दीवार हमें रास्ता दिखा रही है। बारिश थम जाती है। वो आगे बढ़ते रहते हैं। आगे उन लोगों को पत्थर पर निशान दिखाई देते हैं जो उनको रास्ता दिखा रहे थे। मानो वहां पर पहले भी कोई आ चुका था। उस दिशा में चलते चलते वो वहां एक खुले से खंडर में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक कंकाल पड़ा था। तभी वो किसी तरह लकड़ियों से उस कंकाल को आग लगा देते हैं। जैसे ही उस कंकाल को आग लगती है, राकेश पीछे से आ जाता है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं बच पाऊंगा, पर राघव, ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। जहां पर मैं बंधा पड़ा था वहां पर एक साया नहीं था, वहां पर और भी बहुत साए थे। इसको जलाने के बाद अब वो सब जाग चुके हैं। शायद हमारी लड़ाई अभी बाकी है। ये बोलते ही वो सारे घर की ओर जाने लगते हैं।